नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, संभल की अगर बात की जाए तो जियाउर रहमान बर्क को तो 2.25 करोड़ का जुर्माना अब तक भर देना चाहिए था। लेकिन उनका ताजा बयान अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक रंजिश की वजह से उन पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की तो लाठी भी चोरी हो जाए तो उनका नाम लगा दिया जाता है। कैसे देखा जाए इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि जो बात बर्क साहब कह रहे हैं उसके लिए बर्क साहब खुद ही जिम्मेदार हैं। पुलिस को अपने घर पे आने का न्योता किसने दिया? मैं थोड़ी बात को विषयांतर करके कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सारे लोग हर बात में संविधान को ले आते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाते हैं। तो मैं संविधान के तहत ही बात करूंगा। संविधान वैसे तो अलमारी में पड़ा होता है, किताब में जो आपकी वर्ड रखी होती है, लेकिन जब आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो संविधान खुद चल के आ जाता है आपके दरवाजे पे। और जब संविधान दरवाजे पे आ जाता है ना, तो घर बना लेता है फिर। और फिर उसी संविधान से आपको दिक्कत होने लगती है जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे होते हैं। उसी बाबा साहब से दिक्कत होने लगती है जिस बाबा साहब की आप दुहाई देने लगते हो। वैसे तो संविधान बनाने में आपको पता है अकेले बाबा साहब तो थे नहीं, 299 लोग थे टोटल जो लोग मिलकर के इसमें काम किए थे, या 296 लोग थे। सभी लोगों ने काम किया था। लेकिन बाबा साहब को आप वहीं तक अपने पक्ष में बोलते हैं जहां तक आपको सूट करता है। उसके बाद चीजें आपको जो है जब आपके खिलाफ जाने लगती हैं तो उसको विक्टिम रोना शुरू कर देते हैं। तो जो पथराव की घटना हुई और जो पुलिस आई और फिर बिजली विभाग आया, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, सरकार के सारे विभाग आए, इसका अगर कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एएसआई के सर्वे में बाधा डालना। ना एएसआई के सर्वे में बाधा डाली गई होती, ना बर्क साहब को आज ये कहना पड़ता कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। आपका मीटर अभी भी जीरो का बिल दिखाता, आप आराम से बिजली चुरा कर सकते थे, आप आराम से संविधान को प्रेम कर सकते थे। लेकिन अब संविधान आपके दरवाजे पे आके बैठ गया है, और तंबू लगा के नहीं बैठा है, नींव खोद के घर बना रहा है, जिसको हम कहते हैं पुलिस की चौकी। जामा मस्जिद एरिया में अब तो संविधान अस्थायी तौर पे रहेगा। आप सभी लोगों को बाबा साहब को शत शत नमन करना चाहिए कि जिस चौकी के लिए आपको कोई थाना पुलिस का मामला हो जाता था, दूर जाना पड़ता था मोटरसाइकिल उठा करके, कार उठा करके, अब आपको घर के पास ही थाना हो जा रहा है। योगी सरकार को तो आप सभी लोगों को हाथ पैर जोड़ के धन्यवाद देना चाहिए कि चलिए हमारे लिए आपने नई पुलिस चौकी बनवा दी। आइए महाराज जी, आप उद्घाटन करने कब आ रहे हैं, हम आपका फूल माला लेकर के स्वागत करेंगे। यह तो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए योगी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और मुझे लगता है बर्क साहब इसके सबसे बड़े धन्यवाद करने वालों में से होंगे। और आने वाले समय में जो आपने कहा ना कि 2 करोड़ अगर बिजली का बिल नहीं जमा किया तो क्या होगा और कैसे होगा, तो जो चौकी बन रही हो सकता है उसके अंदर एक छोटा सा हवालात भी बन रहा हो, तो अगर फेल करेंगे तो हो सकता है उसका भी उद्घाटन बर्क साहब ही करें। जी। पर संदीप जी, ये जो चौकी बनाने का फैसला लिया गया, पूजा भी हो गई है वहां पर, उसको लेकर भी बड़ा शोर मचाया जा रहा था। ओवैसी तक कह रहे थे कि क्यों मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, भाई इसमें एतराज करने की क्या बात है, बल्कि अच्छा है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं आपको तो धन्यवाद अदा करना चाहिए कि संविधान आपके दरवाजे पे आ गया। अब वो रहेगा। सरकारी नुमाइंदे 4 आदमी आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा रहेंगे। आप सोचिए ना, कहाँ हम पुलिस को 100 नंबर डायल करके बुलाते हैं, और कहाँ पुलिस जामा मस्जिद के एरिया के लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही सुखद अनुभव होना चाहिए। इस पे ऐतराज किस बात का किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए, चौकी खुलने से दिक्कत सिर्फ उसी को होती है जिसको कहते हैं ना, चोरों को ही दिक्कत होती है। देखिए अंजू जी, चोर और चौकी का जो रिश्ता है ना, कहते हैं किसी भी इलाके में चोरी करने के लिए चोर पहले चौकी से दोस्ती करता है, और चोरी करने के बाद भाग करके वो थाने में ही जाता है या चौकी में ही जाता है।
तो अभी तक का जो इतिहास रहा संभल का, खास करके चाहे चोर हो चाहे बलात्कारी हो, उसको थानों का संरक्षण मिलता रहता था और इसीलिए वो थाने प्रिय भी होते थे। लेकिन आज जो है, मैं कह रहा हूं कि थाने और चौकी पर ऐसा है कि लखनऊ की कृपा पूरी तरह से बरस रही है। इसलिए यह जो थाने और चौकी होंगे ना, ये स्थानीय नेताओं के दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए दिक्कत हो रही है और कोई कारण नहीं है इसके विरोध करने का। नहीं तो इसके सकारात्मक पहलू देखे जाएं तो निश्चित ही अगर कहीं चौकी बनेगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी और मुझे बिल्कुल। नहीं लगता है किसी को इससे दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत यही है कि सेटिंग नहीं हो पाएगी आज की तारीख में। जो दबाव था, रुतबा था, क्योंकि जिसका रुतबा था उसके तो खुद ही लाले पड़े हुए हैं। बेचारा वो खुद ही 2 करोड़ की नोटिस पा गया है, अब वो इधर उधर फिर रहा है। नहीं तो आप सोचिए, अगर पुरानी स्थिति होती तो बर्ग साहब 2 करोड़ क्या 4 करोड़ की बिजली अभी अगले 4 साल तक जलाते। लगता है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था अगले चुनाव तक। लेकिन जो पथराव की घटना हुई, इसने बहुत सारे सरकारी महकमों को मौका दिया कि चीजों को देखें। और मैं जहां तक कहता हूं कि अगर कोई सरकारी महकमा आएगा और अपनी आंखों के सामने कानून का उल्लंघन देखेगा या कहीं बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन देखेगा तो निश्चित ही अपनी कार्यवाही करेगा। और ऐसा लग रहा है कि अब टेम्पररी टेंट से काम नहीं चलेगा। जो जिस लेवल के वायलेशन से संभल के उस जामा मस्जिद एरिया में निकल के आए हैं, क्योंकि अभी तक लॉजिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि कोई भी विभाग हो उसको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए जहां पर खास करके पुलिस के हथियार रखे जा सकें, पुलिस की लाठियां रखी जा सकें, जी। पुलिस के बॉडी कवर करने के या जो भी चीजें चाहिए, एक बिल्डिंग की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और ऐसे में अगर किया जा रहा है तो जब तक पुलिस अस्थायी तौर पे नहीं होगी, बाकी के सरकार के विभाग जो है काम सही तरीके से तो नहीं ही कर पाएंगे। और इसलिए बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मुझे लगता है कि हर संविधान प्रेमी को जो है इसका स्वागत करना चाहिए। सर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जमाने में तो समाजवादी पार्टी के कितने नेता हैं जिनके घरों में ही चौकियां बनी होती थी। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, एक नेता है समाजवादी पार्टी के जिन पर एक बच्ची के बलात्कार का आरोप लगा था। उनके तो घर में ही चौकी चल रही थी, तो फिर चौकी से तो इनके याराने थे एक जमाने में, अब उसी चौकी से डर लग रहा है क्योंकि बाबा का राज है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक चीज समझाइए कि अगर ये कह रहे हैं जियाउर बर्क रहमान कि भाई मैं तो, मेरे पे तो रंजिश के चलते ये आरोप लगाए हैं बिजली चोरी के, तो इसका मतलब ये है कि नियत नहीं है 2.25 करोड़ रुपए के जुर्माने की भरपाई के। और अगर वो जुर्माने की भरपाई नहीं करते हैं तो 15 दिन का जो टाइम दिया गया है वो तो खत्म हो रहा है, तो उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज तो बर्क साहब को झेलने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने कहा कि अगले 2-3 दिन के अंदर जो है समय सीमा पूरी भी हो जाएगी, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही है जो कि पर्दे के पीछे हो रही है। आपने देखा, फोर्स गई थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, मीटर सबके सामने निकाला गया है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि प्रदेश सरकार ने कोई गलत तरीके से मीटर आपको इम्प्लांट कर दिया या उनके घर का मीटर है ही नहीं। डिजिटल युग है। डिजिटल युग में आप अपने आप को बचा नहीं सकते अगर आपने अपने आप को गलत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि नो वन कैन सेट द क्लॉक बैक। पीछे की तारीख में कोई चीज नहीं की जा सकती। आपका मीटर डेट टाइम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। एक ही चीज नहीं रिकॉर्ड कर रहा, वो आपके घर की मीटर की रीडिंग, वो आ रही है 0 बटा सन्नाटा, और 6 महीने से आ रही है। भाई साहब, हम एक प्रेस भी चलाते हैं, हम आधे घंटे के लिए एसी भी चलाते हैं, तो कहते हैं भाई अगर कोई एसी के पास नहीं बैठा तो बंद करो, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। बिल्कुल। वर्क साहब की इतनी बड़ी हवेली है, इतने सारे लोग सुबह शाम मिलने आने वाले होते हैं, गर्मी के दिनों में 24 घंटे एसी बंद नहीं होता। उनको भी तो ये पता होगा ना कि अगर मेरा बिजली का बिल 0 आ रहा है तो मेरे मीटर में कुछ गड़बड़ है। दे हैव टू शो वेदर दे हैव मेड एनी कम्युनिकेशन टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। क्या उन्होंने कभी भी कोई चिट्ठी लिखी है बिजली विभाग को कि हमारे घर का बिजली का बिल 0 क्यों आ रहा है? माना कि अब आज के समय में पूरे प्रदेश में गंभीर मामला है सर, एक गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है बिजली चोरी का। इसमें सजा का क्या प्रावधान है? गिरफ्तारी हो सकती है उनकी?
अगर वो 2.25 करोड़ की भरपाई नहीं करते टाइम जो उनको दिया गया 15 दिन का। संज्ञेय और नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब कोर्ट बेल देने में, मतलब एक तरह से कहें बहुत ज्यादा आपके प्रति लीनियंट रुख नहीं अपनाएगी, जब तक कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपका स्वास्थ्य कारण हो या आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक हो, तो अब तक आपको बेल भी मिलने वाली नहीं है। संज्ञेय मामला है और कॉग्निजेबल केसेज में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। द मोमेंट 15 दिन पूरे हुए, आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया, पुलिस हो सकता है आपको अरेस्ट करने के लिए आपके दरवाजे पे दस्तक दे, क्योंकि आपके और पास विक्टिम समय मिला हुआ है। अंजू जी देखिएगा, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ लीगल लड़ने के लिए है, 15 दिन में आप हाई कोर्ट जा सकते थे ना इसके खिलाफ। बिल्कुल। आपको इस बात का डर है कि अगर पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, हमें अगर आज लगे कि कल पुलिस मेरे किसी क्लाइंट को अरेस्ट कर सकती है, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि एंटीसिपेटरी बेल, जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते। लेकिन ये चाहते हैं बर्क साहब कि मुझे अरेस्ट किया जाए। मैं सर यहाँ साफ पर कह रहा हूं। आपको एक चीज सर यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊं कि जब संभल हिंसा मामले में इनका नाम आया था एफआईआर में हम्म, मुख्य हम्म, आरोपी के तौर पर, तब ये हम्म। एंटिसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, लेकिन रिजेक्ट हो गई थी। और इस बिजली चोरी के मामले में ये कोर्ट गए हैं या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं कि इस मामले में तो शायद नहीं गए हैं, हिंसा नहीं, के अभी मामले नहीं में गए। गए थे। अभी नहीं गए हैं। और आपने देखा कि बेल रिजेक्ट होने के बाद अक्सर क्या होता है कि पुलिस तुरंत अरेस्ट करने पहुंच जाती है, जैसे पुलिस को पता चलता है कि अगले की बेल खारिज हो गई। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी पुलिस पहुंची नहीं है, तो सरकार भी शायद इस चीज को समझ रही है कि द मोमेंट हम बर्क साहब को अरेस्ट करेंगे, रोना धोना शुरू होगा और सफाई हर जिले के हेडक्वार्टर पे पहुंच जाएंगे। लो जी, संविधान खतरे में आ गया, बाबा साहब का अपमान हो गया, कानून का अपमान हो गया, हमारे साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। नहीं तो सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी बेल कहीं से खारिज होती है, पुलिस आपके दरवाजे पे दस्तक देने चली जाती है कि इनका तो रेमेडी खत्म हो गया, अब इनको पकड़ लेते हैं। तो पहला जो है वहां पे भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अभी तक पुलिस 15 दिन का इंतजार कर रही है, ये एंटीसिपेटरी मांगने गए नहीं है। तो ऐसे में सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी या बिजली विभाग भी चीजों को देख रहा है कि कहीं इस मैटर को पॉलिटिसाइज करके, एक पॉलिटिकल रंग दे करके पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश जो है कहीं बर्क साहब की तरफ से न हो। मैं बर्क साहब कह देता हूं तो कुछ दर्शक नाराज हो जाते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं साहब निकलने की, क्योंकि इज्जत देने की आदत पड़ी है। लेकिन ये बात है कि उसके लिए डिजर्व भी आदमी करना चाहिए। तो माननीय सांसद अगर कुछ इस तरह का कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। जी। सर अभी एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पहुंचकर जो 5 लोग मारे गए थे संभल हिंसा में, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। और ये सारे जो 5 लोग मारे गए थे, ये पुलिस की गोली से तो मारे नहीं गए थे, ये तो वहीं पर जो लोग हंगामा करने आए थे उनकी गोली से ही मारे गए हैं। जो गोलियों के खोखे मिले थे वो तो मेड इन पाकिस्तान थे, कुछ अमेरिका के भी थे, और उन खोखों उन गोलियों का इस्तेमाल तो पुलिस करती नहीं है। तो ये विक्टिम कार्ड ही तो है कि खुद ही हंगामा करो, खुद ही मुआवजे बांटते फिरो। मुजफ्फरनगर हिंसा में भी आपको याद होगा, पीड़ितों को जो हिंदू थे उनको तो मुआवजे नहीं दिए थे उस वक्त की अखिलेश सरकार ने, लेकिन मुस्लिम परिवारों को मुआवजे दिए थे। नहीं, देना ही था मुआवजा तो बहराइच भी चले जाते हैं, हम्म। बहराइच भी दे करके आ जाते एक आध चेक जो है। लेकिन आप इस चीज को टेक्निकलिटी समझिएगा कि जब से पाकिस्तान वाला एंगल आया है, तब हम्म। से अखिलेश साहब थोड़ा सा जो है अपना टेक्निकल पॉइंट हटा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें अगर ज्यादा घुसेंगे तो ज्यादा फंसेंगे। इसलिए बोलो मत, क्योंकि अगर कहीं से इनको माननीय सांसद जी को बचाया जा सकता है बचा लिया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा बोल देंगे तो ज्यादा फंस जाएंगे। और हो सकता है एनआईए वगैरह सब यहाँ पे आ जाए अपने एक्शन में जो है। तो आप देखिए, केवल और केवल पॉलिटिकल मार्जिन का कहते हैं गेन का काम हो रहा है। अदरवाइज अभी तक इनकी अरेस्ट होती या फिर एंटीसिपेटरी मांगने के लिए जाते, और दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं। तो दोनों तरफ से मैं तो कह रहा हूं, दोनों तरफ से चीजें सोच समझ के धीरे धीरे आराम से की जा रही हैं, जिससे कि एक पक्ष पॉलिटिकल गेन ना ले पाए और दूसरा अगले को कह रहा है कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हमको अरेस्ट करो। मैं इसको थोड़ा सा जोड़ के दिखा रहा हूं विषयांतर करके, बिहार की घटना से। छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है बीपीएससी का, जी। उसमें प्रशांत किशोर पहुंच गए हम्म। और मामले को हाईजैक करने लगे। बिहार की सभी उपचुनाव में जमानत जब्त करवाने के बाद वहां पहुंच गए हैं, राजनीति में कुछ कर नहीं पाए हैं आज तक। अब कहते हैं ना कि ये
एक इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ लोग होते हैं जो मौका जहां होता है अपने आप के लिए दौड़ के पहुंच जाते हैं एम्बुलेंस लेकर के कि भाई हमको किसी तरह से हाईजैक करने का मौका मिल जाए। और आपने देखा छात्र किस तरह से उनको झाड़ पिला रहे हैं प्रशांत किशोर को, तो नारे मामले लगा को रहे हैं। हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब चीजों से जो है समझ में आ जाता है लोगों को, हम्म, और इसीलिए हमें जनता को भी ये चीज समझ में आ रही है, हम्म। देखना है अखिलेश बाबू की जनता इस चीज को कब समझेगी। सर, अखिलेश अखिलेश बाबू बाबू की को तो जनता, खुदाई से भी बड़ी दिक्कत हो रही है ना संभल में। उन्होंने तो एक नया ट्वीट किया है कि योगी जी का जो रेजिडेंस है उसके नीचे भी खुदाई हो जानी चाहिए, वहां पर भी मंदिर मिलेगा। अब सोचिए किस तरह से वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं कि जिस तरीके से संभल से हर रोज एक नया कुआं मिल रहा है, बावड़ी मिल रही है, मंदिर मिल रहे हैं, तो उससे वो कितने बौखला गए। अंजू जी, हम लोग क्या कहते हैं, मूर्ति की पूजा हो जाती है, पत्थर का टुकड़ा होता है, छीनी हथौड़ी से मार करके कलाकार उसको बनाता है, हम्म, तब तक वो पत्थर ही होता है। जब स्थापना हो जाती है, वैदिक मंत्रोच्चार हो जाते हैं, तब कहा जाता है प्राण इसमें प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम्म, और मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी में यही अंतर होता है। मरा हुआ आदमी सड़ के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो प्राण रहेगा ना, वो कहीं न कहीं बताएगा नीचे से कि मैं अंदर हूं। हम्म। और सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं कश्मीर का। कश्मीर में एक घर में क्या हुआ कि कहीं कुछ दिक्कत परेशानी थी, तो लोगों ने अपने पीर बाबा की पूजा वूजा कुछ करवाई, तो उन्होंने कहा खोदो। वहां ना योगी सरकार थी, ना वहां एसआई थी, ना वहां मोदी सरकार थी, कोई नहीं था। ना कोई हिंदूवादी संगठन था, ना बजरंग दल था, ना आरएसएस थी, कोई नहीं था। खोदा गया, निकला कौन? भगवान। तो प्राण जहां है ना, वो पत्थर नहीं है। आपने अगर सही सलामत मूर्ति को जमीन के अंदर दबाया है, खंडित मूर्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम्म, अगर सही सही सलामत मूर्ति की जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वह अगर नीचे है कहीं जमीन में पड़ी हुई, तो एक ना एक दिन अपना हिसाब बराबर करेगी, वह बाहर आएगी। ऐसा सनातन का विश्वास है कि जीवन है उसके अंदर। और जीवन ऐसा होता है, मूर्ति का जीवन जिसमें हम कहते हैं, जीवन और मृत्यु से परे होता है। वंश एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसका मरण नहीं होना है। व्यक्ति का जीवन मरण होना है, लेकिन मूर्ति का नहीं। अनंत है, अजर है, अमर है, न उसे आग नष्ट कर सकती है, न पानी बहा सकता है, कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा रहेगी। हम्म। तो संभल में जहां भी मूर्तियों को दफना करके वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है, घर बनाए गए हैं, रैंप बनाए गए हैं, वो मूर्तियां अपना समय आ गया है। और हर चीज का काल होता है, समय होता है। भले अयोध्या का काल 500 वर्ष लगा, जी। काशी का समय जब काशी कॉरिडोर की बनाना शुरू हुआ, तब आपने देखा कितने सारे मंदिर निकल के आए, मूर्तियां निकल के आई। बिल्कुल। अभी संभल में आप देख रहे हैं निकल के आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें इस बात को अब स्वीकार करना चाहिए, हर पंथ संप्रदाय के लोगों को, कि अगर कहीं पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वह नीचे है तो अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से अपने आप को प्रस्फुटित करेगी ही करेगी। और इसलिए अगर किसी को भी जानकारी हो कि यहाँ पे ऐसा है, तो इसकी सूचना शासन प्रशासन को देनी चाहिए ईमानदारी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि देखिए संभल में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से अखिलेश के लिए तो गले की फांस बनी गया है। उनके लिए तो इस वक्त अपने सांसद को बचाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर वो ऊटपटांग बयानबाजी भी करते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि जब वो जो मियाद दी गई है 15 दिन की जियाउर रहमान बर्क को, वो कब खत्म होती है और उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपने एक जगह ये कहा कि हो सकता है वो पुलिस चौकी में जो एक हवालात बनाया जाएगा उसका उद्घाटन हो सकता है ये जियाउर रहमान बर्क ही करें, तो हालात उस तरफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन चलिए इंतजार करते हैं कि कब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कब वो ये साफ कहते हैं कि मैं 2.25 करोड़ रुपए नहीं दूंगा। यहाँ मजेदार बात यह कि वो दे देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं देंगे तब तो फंसना तय है। दोनों तरफ आपने से सर हो रहा है, दोनों तरफ से दोनों। हो रहा है। वो मना नहीं करेंगे कि मैं नहीं दूंगा, और देंगे भी नहीं। अंदर अंदर चैलेंज कर रहे हैं, तुम मुझे अरेस्ट करके दिखाओ,
क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं मुझे अरेस्ट किया जाए। और मेरी राजनीति 70 जिलों में उत्तर प्रदेश के शुरू हो, सपा के कार्यकर्ताओं को सबने नए नए कुर्ते सिला करके, अपने पुराने कुर्ते ड्राई क्लीन करा के तैयारी पूरी कर ली है कि इधर बर्क साहब अरेस्ट होंगे और इधर हम अपना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बर्क साहब को पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही है। नहीं तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिसमिसल हुआ ना, कि रिजेक्ट हुआ, तब तक तो पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। और आप देखिएगा अगर नहीं भी जमा करेंगे तो भी बर्क साहब अरेस्ट नहीं होंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं। क्योंकि सरकार कोई भी मौका देना नहीं चाहती कि रोना धोना शुरू हो। सर अब तो बर्क साहब के घर के सामने ही चौकी बन गई है ना, तो उनको ज्यादा दूर अरेस्ट जाने करने की की भी जरूरत क्या है? अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? किसी के घर के चारों तरफ 4 खूंखार शेर पाल दो, उसके बाद कहो हमने आपको आजादी दे रखी है, तो वही अरेस्ट हो गया ना। उनको तो हाउस अरेस्ट हो रहा है, एक तरह से कहे तो ये तो हाउस अरेस्ट हो गई। लेकिन इसको हाउस अरेस्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का घर चौकी के सामने पड़ता ही है। ठीक है, तो अगर ये कहें कि बर्क साहब का घर पड़ रहा है, यक्स का पड़ रहा है, वाई का पड़ रहा है, किसी का घर पड़ेगा। और क्षेत्र के लिए पुलिस व्यवस्था करने के लिए चौकी बननी ही चाहिए, और बना है तो निश्चित ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। इस जरिए हमें ये सोचना चाहिए, ना कि किसी के खिलाफ इस चीज को समझना चाहिए। जी बिल्कुल सर, पर कार्रवाई क्या होती है उनके खिलाफ ये तो पूरा देश देखना चाहता है ना, क्योंकि उनके खिलाफ कोई राजनीतिक रंजिश के चलते तो कोई आरोप नहीं लगाया गया ना। सब कुछ पाक साफ है, सब कुछ सामने है, कार्रवाई सामने है, विभागों ने उनका नाम सामने लिया है, 0 बिल आ रहा था उनका घर में इतने सारे अप्लायंसेस से, तो ये सब कुछ तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पर अब कार्रवाई का सबको इंतजार है, और इस बात का भी इंतजार है कि 2.25 करोड़ वो देते हैं या नहीं देते, और नहीं देते तो क्या कार्रवाई होती है। सर आपने समय निकाला इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।